अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत ने ठान ली है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों के हुसूल से हर सूरत रोकना है। यही वजह है कि मखसूस नशस्तों के फैसले पर हुकूमत ने अपनी चाल चल दी है। कानूनी माहिरीन की राय में तरमीमी एक्ट बिल की मंजूरी के बाद 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशस्तों के हवाले से 8 जजेस का अक्सरियती फैसला शदीद मुतासिर होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जिसे इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है, जो कौमी असम्बली में पेश होने के बाद कायमा कमेटी से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए हैं। पीटीआई ने बिल की मुखालिफत की है, जेयूआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक ही नहीं हुई। बिलाल अजहर कयानी ने बिल से मुताल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट फैसले आए, ये बिल पार्लिमान बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मंजूर नहीं किए। वजीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, तहरीक इंसाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कंवल शोजब की फरमाइशी पटिशन थी। मुकदमा यह था कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक नशस्त भी जीती होती तो उसे मखसूस नशस्तें मिल सकती थी। वजीर कानून ने अली मोहम्मद खान को जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 का कानून पीटीआई की हुकूमत का ही बनाया हुआ है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं समझा। क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही ना समझने पर शर्मिंदगी है? वजीर कानून ने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि मीठा मीठा खा लें और कड़वा कड़वा थूक दें। अली मोहम्मद खान ने वजीर कानून को जवाब दिया कि क्या कानून ये भी कहता है कि एक दिन सियासी जमात पर आर्टिकल 6 की बात करें और अगले रोज़ मुज़ाकरात की दावत दें। बहरहाल अब कायमा कमेटी में इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल मंजूर हो गया है, जिस पर लतीफ़ खोसा का यह दावा था कि वो इस बिल को किसी सूरत कायमा कमेटी में होने देंगे। लतीफ़ खोसा इस मुताल्लिक़ क्या समझते थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल लेकर आए हैं, शिक रख दी है पार्लियामेंटेरियन एमएनएज या एमपीएज या सेनेटर। पार्टी तब्दील नहीं कर सकेगा, यानी पार्टी तब्दील डिक्लेरेशन नहीं हो सकेगा। सो ये एक ऐसी मजमूम काविश है कि अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ओवर रीच करने के लिए इंशाअल्लाह वहाँ भी डट कर मुखालफत करेंगे और हम इसको पास नहीं होने देंगे। लेकिन बाहर कैफ हम किसी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी जो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेके आए, पेश किया, उस पर तफसीलात दी, वो इस मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूँ। का मामला है, उसमें आइन के अंदर भी आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 106 में इलेक्शंस एक्ट का जो सब सेक्शन 104 का 1 है और 104 का 4 है, उसमें ऑलरेडी आप देखें तो बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। मगर हमने अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं के नतीजे में, और ख़ासतौर पर आप सुप्रीम कोर्ट का भी रीसेंट फैसला देखें, तो इसको हमें मजीद मजबूत करने के लिए अपने कानून के अंदर इस चीज़ को वाज़ेह करना होगा कि एक जमात जिसने रिजर्व सीट्स के लिए लिस्टें वक्त पे जमा नहीं कराई, उसको इलेक्शंस के बाद कोटा नहीं मिलना चाहिए। इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाजायज है। अब हुकूमत बिल का भरपूर दिफा कर रही है। हुकूमत मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद ये भी एतराफ़ करती रही है कि ये मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। यानी हुकूमत को भी ये अंदाज़ा है कि मखसूस नशस्तों पर उसका कोई हक नहीं, लेकिन साथ वो ये भी दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ का भी इस पर कोई हक नहीं। अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट दूसरी शकों पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरामीम मुतारिफ कराई जा रही। पहली तरमीम यह है कि अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम यह है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 यानी सेक्शन 66 में मुतारिफ कराई गई है, जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ कराई गई है। अब तहरीक इंसाफ इस बिल को गैर आइनी करार दे रही है और बैरिस्टर गौहर बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर रहा है। ये पार्लियामान, ये हुकूमत, बिल सबमिट हुआ है इलेक्शन एक्ट 2024। मरतबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है। आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कानून बनाया जा रहा है जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिजर्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है,
वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इस कानून साजी की हर जगह मुखालिफत करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब रिवर्स करने की कोशिश की जा रही, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 41 मेंबरान आजाद हैं, उनको मौका दिया जाए 15 दिन के अंदर वो जिस भी जमात में जाना चाहे वो जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ इसलिए कि हमारी सपोर्ट से वो जीते थे। 15 दिन गुजर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, क्या ये तौहीन अदालत नहीं? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो 12 जुलाई को आया उसको अंडरमाइन करना चाहती है? रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक सेक्शन है 104 और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 3 दिन के अंदर जो है और आईन पाकिस्तान में भी जो आर्टिकल 51 है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर एक पार्टी को ज्वाइन करना है। और वो 3 दिन के अंदर जो पार्टी ज्वाइन करता है कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो फिर उसमें ऑब्वियसली कोई अभाम नहीं रहता। लेकिन इसकी जो कानून साजी के हवाले से आपने बात की, तो वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है वो उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन आई है पार्लियामान की तरफ से। पार्लियामान वो सुप्रीम है, वो कानून साजी कर सकती है किसी भी इशू के ऊपर। और ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो कमेंसमेंट जो उसकी एक्ट की शुरू हुई इलेक्शन एक्ट 2017 की, तब से उसका इतलाक़ होगा। तो इसमें ना ममानियत है ना ही कोई कदगन है। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि पार्लियामान के फ्लोर से मैक्सिमम रेजिस्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर डिसीजन को जो 12 जुलाई को आया। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई रेजिस्टेंस है। गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट और दीगर जितने भी पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी पाकिस्तानी शहरी भी तमाम तर फैसले जो हैं वो अदालत के जो आते हैं उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी करती है, उसको रिस्पेक्ट भी करती है और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमेजिनेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जहाँ पे आ जाए कि एक फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं था उस सच सिचुएशन में, और वो बहुत टू लेट इन द डे गया, क्योंकि ना तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए, ना पेशावर हाई कोर्ट गए, फिर ना सुप्रीम कोर्ट एकदम अचानक जो है टू लेट इन द डे आया जाता है और वहाँ पे ये पिटिशन फाइल की जाती है फॉर रीज़न बेस्ट नोन टू दोस्त। चले बैरिस्टर साहब, ये सब के बावजूद सर ये मुझे बता दीजिए कि किस अंदाज में नशिस्तें आपकी, चलिए मैं मान लेता हूँ पीटीआई की नशिस्तें नहीं बनती, नशिस्तें आपकी कैसे बनती हैं सर? पर देखें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो एक बाकायदा तौर पे आइन और कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर मिसाल के तौर पे एक पार्टी लिस्ट ही नहीं जमा कराती तो क्या किया जाए, फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि उन सीटों को खाली छोड़ दिया जाए। बेहतर तो ये होता कि सारे मामले को पार्लियामान में दोबारा वापस भिजवाया जाता और कहा जाता कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आर्गुमेंट को हम नहीं मानते। सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक यानी जितनी नेशनल असेंबली की सीट्स आपकी हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको सीट्स मिलेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि किसी के इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद 6 है और उसको 7 मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। ये दिस इजंट रिटन एनीवेयर, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट टू द एक्सटेंट कि माय प्रिंसिपल स्टांस येस्टरडे वाज आल्सो द फैक्ट कि ये सीटें शायद हमें भी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता? अगर ये अभाम प्रसिस्ट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला था तो सुप्रीम कोर्ट को भी इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना चाहिए था। जब ऐसा हुआ, समझ रहा हूं सर कि आपका मुकदमा भी फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का होगा कि आप ये कहेंगे जाके कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा था, इनको नशिस्तें दे, पीटीआई को कैसे दे रहे हैं आप? ये अब इस पे एग्री कर रहे हैं कि नशिस्तें आपकी भी नहीं है, हाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं। मेरा प्रिंसिपल स्टांस है, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट स्टांस, लेट मी बी वेरी क्लियर। एज अ पॉलिटिशियन मैंने एक प्रिंसिपल स्टांस मेरा है कि शायद हमें भी ये सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। दैट्स अ प्रिंसिपल स्टांस दैट आई हैव एंड आई विल मेंटेन दैट प्रिंसिपल स्टांस। लेकिन वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जब बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त शायद इन देयर विजडम ये समझा कि दीगर जो जमातें हैं उनको ये, क्योंकि इन सीटों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तादाद जो है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरी करनी है वो पूरी नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली कितना अरसा उसको खाली छोड़ें, क्या करें? और क्या ये उस जमात को दे दें कि जो टू लेट इन द डे है, क्योंकि इलेक्शन की एक कट ऑफ डेट अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि हुकूमत अब जिस उजलत का मुजाहरा कर रही है, इंडिपेंडेंट्स की लिस्ट जमा नहीं कराई। बैरिस्टर साहब, अब रिजम्पशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहले क्या हुकूमत ये प्लान कर रही है कि बानी पीटीआई का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में हो और उनको मिलिट्री कस्टडी में दिया जाए?
देखें, ऑब्वियसली 9 मई के हवाले से तो कोई अभाम नहीं है। 9 मई के तो बड़े शवाहिद मौजूद हैं। आपने देखा कि वो वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू तमाम तर वो लोग हैं, अब तो वो खुद भी मान चुके हैं कि हाँ मैंने ऑब्वियसली उकसाया था। नहीं, वो कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करा हाँ मेरे कहने पे अगर सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है तो जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। वो तो मुतालबा कर रहे हैं जो 3 पॉइंट एजेंडा कल भी आया है उसके अंदर भी है। चीज़ का हल नहीं है ना कि हर बात पे ये कहा जाए, ये तो किसी चीज़ का हल नहीं है ना। कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है, ये तो किसी चीज़ का हल नहीं है कि हर बात पे कहा जाए कि जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। अब ये क्या कल को ये कहा जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई सीटें जब और हमें दे दी गई, आइन और कानून की एक अपनी इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन करके ऐसी तरशीह की गई जो आइन और कानून में जिस चीज़ का जिक्र और मौजूद ही नहीं है, तो उसकी क्या जुडिशियल इंक्वायरी हम कहते फिर कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। व्हाट हैव यू फाउंड फ्रॉम द पीटीआई सेक्रेटेरिएट? व्हाट हैव यू गॉट सो फार? क्या मिला आपको वहां से? क्या सब्सटेंशियल एविडेंस है? देखें, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं आई कैन नॉट गिव यू 1 2 3 कि वहाँ से ये भी मिला, वहाँ से ये भी मिला। रऊफ हसन साहब को आपने देखा ना, ऑब्वियसली उनकी बाकी सोशल मीडिया के जो इंटरनेशनल मीडिया को जो लोग हैंडल करते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया सोशल मीडिया के हवाले से तमाम तर कैंपेन्स चलाते हैं, कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन्स हैं जो, वो तमाम तर चीज़ें आपने देखी। अब ऑब्वियसली इस पर मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवाम देख रही है, कौम देख रही है कि पीटीआई के अपने ऑफिशियल हैंडल से जो जिस तरह का मुल्क मुखालिफ मवाद निकलता है और मुल्क दुश्मन मवाद निकलता है, दैट्स फॉर देम टू डिसाइड and see because they're seeing it now. अगर एक्शनेबल सब्सटेंस है तो फिर हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है? हमने तो हुकूमती मौक़िफ़ सुना था कि पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं, बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लग रहा है, फलाह पे कासिम सूरी साहब पे, साबिक़ सदर के ऊपर लग रहा है, और अचानक से फिर आप ही कहने लगे। देखिए, अगर ये वाकई इंतशारी टोला है बैरिस्टर साहब, तो फिर इनसे मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं आप? मुसद्दिक मलिक साहब आते हैं, वो कहते हैं बातचीत करें। अगर एहसन इकबाल साहब आते हैं, वो कहते हैं बातचीत करें। ख्वाजा आसिफ साहब भी इस तरह का इशारा देते हैं। तो पहले ये फैसला कर लेना सर कि ये इंतशारी टोला है या वाकई सियासी जमात है। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंतशारी टोला है, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ ऑब्वियसली मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़, मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की मैशत को नुकसान, एंड सो फोर्थ, द लिस्ट इज़ एंडलेस। लेकिन बात यह है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए और पाकिस्तान में इनकी जमात से जो यह क्लेम करते हैं वो लोग पार्लियामेंट में भी हैं। हम तो एक डेमोक्रेटिक जमात है ना, और हमारे साथ जितनी भी जमातें हैं वो सारी जमहूरियत पसंद जमातें हैं। एक तरफ ये सब कुछ मुझे हुकूमत, मेरी हुकूमत बता रही है, दूसरी तरफ मेरी ही हुकूमत ऐसे इंतशारी टोले से मुज़ाकरात की बात कर रही है, उनको बातचीत की दावत दे रही है। तो मैं ये समझने से और मेरा व्यूअर समझने से कासिर है कि हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत चाहती है कि अगर ये वाकई सियासी जमात है और ये जमहूरियत का अलम इन्होंने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत और एफबीआर की केमिस्ट्री मैच नहीं हो पा रही। वजीर आजम ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने कहा था कि एफबीआर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। टैक्स ट्राइब्यूनल्स में सैकड़ों अरब के केसेस ज़ेर इल्तवा थे, जिस पर वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कि जितने भी केसेस ज़ेर इल्तवा हैं या ताख़ीर का शिकार हैं उन्हें जल्द अज जल्द निपटाया जाए। वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से यह हिदायत भी दी गई थी कि किसी किस्म की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म की हिदायत के पेश नज़र दर्जनों मुख्तलिफ ग्रेड के ऑफिसर्स मुअत्तल करके एडमन पोल में भेज दिए गए थे। और अब एफबीआर मुआशी एतबार से बहुत अहम इदारा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इदारा तनाज़ात का शिकार हो रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन एफबीआर अमजद ज़ुबैर टिवाना ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ज़राए के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना ने ओहदे से सुबकदोश होने के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दिया है। ग्रेड 21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अमजद ज़ुबैर टिवाना ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। ताहम अमजद ज़ुबैर ने मरासले में लिखा है कि अपना ओहदा छोड़ना चाहता हूँ और वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ज़राए का ये भी कहना है कि अमजद ज़ुबैर टिवाना ने वज़ीर मुमलिकत अहद चीमा को भी ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया था। अमजद ज़ुबैर टिवाना ने जुमे को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को ख़ुद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की थी। 2 दिन इंतज़ार के बाद अब उन्होंने तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इस्तीफ़े से कबल अमजद ज़ुबैर टिवाना ने 2 से ज़ायद काबीना मेंबरान से मशवरा भी किया था। काबीना मेंबरान ने भी उनको इस्तीफ़ा देने का ही मशवरा दिया था। और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि एफबीआर के सीनियर ऑफिसर्स भी अमजद ज़ुबैर टिवाना के साथ ताउन नहीं करते थे। इस वक्त एफबीआर में 21 से ज़्यादा अफसरान अमजद ज़ुबैर टिवाना से सीनियर हैं। अब अंदरूनी खबर के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टिवाना के इस्तीफ़े के मुहरकात में से पहला जो रीज़न है वो ये था कि चेयरमैन एफबीआर ने इख्तलाफात में शिद्दत के बायस
जल्द रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। दूसरी वजह एफबीआर में कमिश्नर्स की सतह पर तबादले अमजद टवाना की हिदायत पर हुए और उनमें से चंद पर इख्तलाफ राय था। तीसरी वजह चेयरमैन के खिलाफ लॉबिंग भी इस्तीफे का एक सबब है। बाज़ अच्छे ऑफिसर्स के तबादले से भी चेयरमैन का इमेज ख़राब हुआ। चौथी वजह वज़ीर आज़म के साथ आखिरी 2 मुलाकातों में इख्तलाफ राय शिद्दत इख्तियार कर गया था। अब जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अमजद टवाना के साथ सीनियर ऑफिसर ताउन नहीं कर रहे थे, तो इस हवाले से हाल कहते हैं कि अमजद ज़ुबैर टवाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक मुलाकात में माजरत करते हुए कहा था कि दीगर ऑफिसर्स उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, जिसके बाद कहा जाता है कि वज़ीर आज़म अमजद टवाना की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। शायद यही वजह है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म एफबीआर ऑफिस गए थे तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और ये कहा था कि मैं खुद मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊँगा। यानी इससे तासुर मिला कि शायद कोई वज़ीर आज़म को भी अप्रोच कर रहा है या दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर एंड आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर। मुझे इस वक्त टैक्स एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अशफाक तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए आप भी एफबीआर के ऑफिसर से मिलते हैं और आपके सोर्सेज भी हैं, तो ये बताइएगा कि अमजद टवाना साहब से ये इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा दिया है उन्होंने? एक्चुअली उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट मांगी है, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट जिसको कहते हैं हम, और वो उनका वैसे ही फरवरी में वो रिटायर हो रहे थे, फरवरी 2025 24 फरवरी 2025 में। तो ये इस्तीफा तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि मुझे इतना याद है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट में, जब मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा था और जब टवाना साहब को बनाया जा रहा था चेयरमैन एफबीआर, तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब किसी और को बनाना चाह रहे थे। और मैं जो मुझे नाम लेने की इजाजत हो तो मैं दे भी देता हूँ, राशिद हुसैन लंगड़ियाल साहब को। जी 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 जी। तो उस वक्त ये चाह रहे थे, ब्यूरोक्रेट है राशिद लंगड़ियाल साहब, और उन्हें काम भी किया शहबाज साहब की टीम के। और राशिद साहब भी अच्छे हैं, टवाना साहब भी बड़े अच्छे अफसर हैं। नहीं, लेकिन राशिद लंगड़ियाल साहब ने क्योंकि काम किया हुआ ना शहबाज साहब की टीम में, बड़ा क्लोजली उनके साथ कर रहे हैं, और फिर 1-2 पोस्टिंग्स ऐसी हैं जो बड़ी की पोस्टिंग्स, खासतौर पे कमिश्नर लाहौर भी एक वक्त में रहे जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और पर्टिकुलरली वो बिल्कुल ठीक है। उनके बड़े भाई भी रहे हैं एफबीआर में, मेंबर ऑपरेशन में हैं जी, और चीफ मिनिस्टर लाहौर भी रहे हैं चौधरी सफदर हुसैन साहब। मगर बात सिर्फ ये है कि अब आप ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, कि इतना बड़ा टारगेट है आपका 12,900 बिलियन का, और क्या आपके पास अब आने वाला चेयरमैन, देखिए मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैं आपके प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ और भी अवामुन्नास में अपने आर्टिकल्स में भी लिख चुका हूँ, वीलॉग्स में भी कह चुका हूँ कि ये टारगेट जिस तरीके से अचीव करना चाह रही है गवर्नमेंट, नामुमकिनात में से है। अगर आपको सही मायनों में टारगेट अचीव करना होता तो हमने पूरी रिफॉर्म की रिपोर्ट दी हुई थी आपको, अगर आप उसी को इम्प्लीमेंट कर दें तो मेरा ख्याल ये टारगेट बड़ी आसानी। अच्छा, मैं सर इस तरफ आता हूँ, इस पर्टिकुलर नुक्ते पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा पहले वाला लूप क्लोज कर लेना। ये टवाना साहब जो है, ये आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इनको चेयरमैन एफबीआर लगाना नहीं चाहते थे, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब थे, तो क्या डार साहब की हिमायत याफ्ता चेयरमैन एफबीआर थे? हिमायत याफ्ता नहीं थे। देखिए डार साहब जब 13 में भी आए, टवाना साहब अच्छे अफसरों में शुमार होता है इनका, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े ईमानदार अफसर हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो डार साहब का और सबका ये था कि लॉ पे भी इनकी ग्रिप है। मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिसने रिकमेंड किया था कि अच्छे अफसर हैं। मेरा ख्याल है अगर एफबीआर के अंदर से ही कोई अच्छा अफसर आ जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि हमने आउटसाइडर एफबीआर के लेके आए थे जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहे और बाद में उनकी तबीयतें खराब हुई और उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ अब एफबीआर के अंदर जाना चाहिए। मगर अब ये है कि देखें, वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उनका एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है और टवाना साहब या एफबीआर के लोगों का एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है। तो फिर समझ लिया जाए ना सर कि शहबाज शरीफ साहब ने, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कोई दबाव था और उस दबाव में टवाना साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उस दबाव के तहत ही उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। देखिए ये एक आप बिल्कुल एक ले सकते हैं, एक मफरूजे के तौर पे हम उसको ले सकते हैं कि बिल्कुल यही बात होगी, मगर मैं इसको यानी कि ये हतमी नहीं कह सकता। मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर में आपको इस्लाहात अगर लानी है तो आपको होम ग्रोन प्लान के तौर पे लानी पड़ेगी। ये एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, देखिए हमारे पड़ोस में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है और 3 दफा उन्होंने अपवर्ड रिविजन की थी।
तो वो रिफॉर्म्स जो लेने की जो बातें मेरा ख्याल है इसमें इख्तलाफ जरूर होगा बिटवीन, और जो जिस तरीके से तर्ज काम है इनका, जो काम करने का तौर तरीका है, तो वो मेरा ख्याल है डिफरेंट था काफी। और पोल तो इशफाक साहब, ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी का जिम्मेदार कौन है फिर? वो चेयरमैन एफबीआर हुआ? देखिए, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम का नाकामी के जिम्मेदार बहुत सारे उनसर हैं। इस पर आप अलग प्रोग्राम करें, मैं आपको पूरी तफसीलात के साथ दूंगा। ये इसके जो क्लेम करने वाले हैं ना कि जी हमने स्टार्ट कराया और हमने ये किया, ये हमको कुछ नहीं पता था। अगर हमको ये पता होता ना तो ये आज फेल नहीं होते और आज बैठ के सिर्फ बाहर बैठ के बातें नहीं कर रहे होते। देखिए, ये सिस्टम 2010 से चल रहा था कि 2010 से ये लाने की कोशिश की जा रही थी अली अरशद हकीम साहब के दौर से। फिर हारून अख्तर साहब के दौर में हमने कोशिश की, बट इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर भी नाराज होते हैं। वो ये कहते हैं हमें आप मॉनिटर करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे। तो भाई देखिए, बात तो सिंपल सी है कि अगर सीधा काम कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि दूसरों के साथ आप मॉनिटरिंग ना हो। मॉनिटरिंग आपकी उस वक्त हो सकती है जब ऑनलाइन, मैंने इनको कहा था, एक हमने सिस्टम देखा था टर्की में जाके, और ये पहला टेंडर जब हुआ था तो उसमें मेरा ख्याल है सिक्पा करके कोई कंपनी थी, स्विस आई थिंक, दे वॉन द टेंडर। मगर इसके बाद ये हुआ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का स्टे आ गया और उसके बाद ये दड़म तख्ता बैठ गया। फिर दोबारा से उन्होंने शुरू किया और लाइसेंसिंग रिजीम शुरू किया। ठीक, लास्टली सर, ये मैसिव उखाड़ पिछाड़ हुई थी, तकरीबन 15 के करीब अफसरान जो हैं एफबीआर के फारिग किए गए थे, तो उसमें टवाना साहब का कोई रोल था? और अगर ये तासुर तो ये भी दिया गया ना, क्योंकि कुछ ऐसे सीनियर लोग काम कर रहे थे, टवाना साहब को जूनियर को एलिवेट कर दिया गया था, तो इनसिक्योर हो गए थे कि कहीं ये उनकी पोस्ट पे आके ना बैठ जाए। तो क्या ये तासुर भी दुरुस्त है? और अब व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद आप कुछ सूरत हाल, यानी एक शख्स के जाने से हालात बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल बात ये आई थी और इसमें कहीं कोई ना कोई सदाकत जरूर है। वजह ये है कि जो लोग इनको घर बिठाया गया था उनका मैं देखता हूँ कुछ तो ऐसे थे जो 6-6 साल से बिहार में थे ही थे, और उनको घर बिठाना यानी कि हमारी समझ से बाहर था। जो खाड़ पछाड़ थी उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि इस्लामाबाद के हल्कों में भी ये बताई गई और हमारे स्पेशली टैक्स के हल्कों में कि जी दीवाना साहब की सिक्योरिटी का एक इशू था। बट अब आई डोंट नो कि वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, मैं उस बहस में नहीं पढ़ा। मगर बात यह है कि अब इनके जाने के बाद मैं आपको ये बड़े तामुल का फैसला करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को, हर प्रॉपर चीज को देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 2 चीजों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जो भी नया चेयरमैन आता है। मैं ये समझता हूँ उस चेयरमैन को पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्पेशली जो मार्केट इकोनॉमी और टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको समझना होगा। ये कुछ हमारे अफसरान ने, माजरत के साथ मैं कहता हूँ, उनको टैक्सेशन नहीं आता, टैक्स आता है कि टैक्स लगा देना, ये कर देना। और टैक्सेशन एक पूरी साइकिल है, टैक्सोनॉमी है, इकोनॉमी का एक हिस्सा बन जाती है वो। उस इकोनॉमी के हिस्से को कैसे चलाना है, इकोनॉमी पे इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, और ये सबसे बड़ी फसाद की जो जड़ हमारे पास इस वक्त जो बनी हुई है ना, वो IMF का प्रोग्राम है। और ये हमारे इकोनॉमिक टीम बिल्कुल इस समझ से बारातार है कि जो IMF की कंडीशन है, अगर उन कंडीशन को हम अगर अपने होम ग्रोन रेसिपी या प्लान से चलाएं तो IMF की हमें जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ साबित कर सकता हूँ। मगर PM साहब और उनकी इकोनॉमिक टीम अभी भी ये चाह रही है IMF आए, और विद इन IMF प्रोग्राम हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। जरा वज़ीर आज़म साहब जब FBR के दफ्तर पहुंचे थे तो FBR अफसरान से खिताब करते हुए क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। दैट्स यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर एंड आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर। जिसके बाद मामला बड़ा क्लियर है कि अमजद टवाना साहब ने ये इस्तीफ़ा दिया है या फिर इस्तीफ़ा लिया गया है, या प्री मैच्योर रिटायरमेंट का फैसला उन्होंने किस बना पर किया। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमास के बड़े रहनुमा इस्माइल हानिया को ईरानी सरजमीन पर शहीद किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे में 2 बार रेड लाइन क्रॉस हुई है। इससे पहले बैरूत में जो हुआ, ईरान में तेहरान में इस्माइल हानिया की शहादत एक बहुत बड़ा गैर मामूली वाक़या है। इस पर बात करेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया और उनकी शहादत हमास के साथ ईरान और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम है।
ज़ाहिर है ईरान के नए मुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में दुनिया भर के सरबराहान ईरान में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस्माइल हनिया को शहीद किया गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया भर से रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से रद्दअमल सामने आया है। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान और शेर रहमान ने भी उनकी शहादत पर रद्दअमल दिया है। अब हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया है। अब सवाल ये है कि इसराइल इस्माइल हनिया से खौफज़दा क्यों था, और दर हकीकत इस्माइल हनिया का शुमार हमास के इंतहाई बेहतरीन रहनुमाओं में होता था। उन्होंने ज़िंदगी भर फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और किसी भी मरहले पर उनके कदम नहीं डगमगाए। इसराइली क़यादत और फ़ौज दोनों ही इस्माइल हनिया की सरगर्मियों की खबर रखती थी और उनकी नकलो हरकत को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाता था। चंद हफ्तों के दौरान गज़ा में इसराइली जारियत भी बढ़ गई थी और इसराइली फ़ौज पर हमलों में भी शिद्दत आ गई थी। चूँकि हमास के अलावा अब यमन के हौसी, मलेशिया और लबनान की हिज़्बुल्लाह मलेशिया भी मैदान में है। उन सब ने बारी बारी इसराइल की हुदूद में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया है। इसके नतीजे में इसराइल में खौफ बढ़ा है और इसराइली क़यादत की बदहवासी में भी इजाफा हुआ है। इस्माइल हनिया ने अपनी जद्दोजहद के किसी भी मोड़ पर समझौते या उसूलों पर सौदेबाजी की बात नहीं की। उनकी ज़िंदगी में इस उसूली मौक़िफ़ के गिर्द पूरी ज़िंदगी गुजरी कि फ़लस्तीन की आज़ादी पर किसी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। यही सबब है कि इसराइली हुकूमत और फ़ौज दोनों ही उन्हें शहीद करने के दर पर रहती थी और बिलाखिर उन्होंने अपना ये मकसद हासिल किया। गज़ा के हालिया तनाज़े के आगाज़ से अब तक इस्माइल हनिया के 3 साहबजादे इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारे जा चुके हैं। बहुत से सफारतकार उन्हें हमास के ज़्यादा सख्त गीर अरकान के मुकाबले में मुतदिल इतदाल पसंद रहनुमा के तौर पर देखते थे। जून 2023 से अब तक उनके ख़ानदान के 60 अफराद को मौत के घाट उतारा गया है। वो शहीद हो चुके हैं। उनके साहबजादों के साथ उनके पोते और पोतियां भी शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान में इस्माइल हनिया के सरबराह बनने के बाद जमात इस्लामी समेत कई सियासी और मजहबी ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात में कुर्बत आती रहती थी और ख़ुद क्योंकि मुतदिल थे तो वो चाहते थे कि फ़लस्तीन के सतही हल के ऊपर काम किया जाए। और उनके शहादत के साथ ही ये भी समझा जा रहा है कि जैसे फ़लस्तीन की 2 रियासती हल का मामला अब ख्वाब ही रहेगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीन पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर रहा है। वो क्या है आपके सामने रखेंगे। IMF के साथ नए प्रोग्राम से पहले IMF का बड़ा मुतालबा ये है कि उससे पहले जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है, पाकिस्तान उनसे कर्ज को रीशेड्यूल कराए या रोल ओवर मांगे। मजबूरी तौर पर 3 ममालिक से पाकिस्तान को तकरीबन $12 अरब का रोल ओवर चाहिए। अब चीन की जानिब से रोल ओवर के मुतालबे पर पाकिस्तान से उल्टा ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो शरह सूद में इजाफा करे। अगर पाकिस्तान को वाकई रोल ओवर चाहिए तो शरह सूद जो बताई जा रही है वो 2% है कि 2% मजीद शरह सूद उनकी जानिब से दिए गए कर्ज पर बढ़ाई जाए। इससे पहले UAE ने भी पाकिस्तान को जो $3 अरब का स्टेट बैंक में बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में रखने के लिए पैसे दिए हैं, उनमें से $1 अरब के ऊपर तकरीबन 3% शरह सूद है और $1 अरब पर 6.5% की शरह सूद है। इसके साथ साथ चीन ये मुतालबा भी कर रहा है कि IPPs के जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो फौरी तौर पर उनको वापस किए जाएँ। IPPs के ड्यूज़ वापस किए जाएँ और शरह सूद में 2% इजाफा किया जाए और उसका शेड्यूल पाकिस्तान चीन के साथ शेयर करे, तो उसके बाद ही रोल ओवर के ऊपर कोई बातचीत हो सकती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।